जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम भाषा विज्ञान के तहत जो क्वेश्चन प्रीवियस में आए हैं उन पर डिस्कशन कर रहे हैं। उम्मीद है कि इससे पहले के वीडियोज आपने देखा होगा। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाषा जो है किस पर आधारित है? विकास, वाक्य, समाजवाद, सरलता। तो इसमें जो भाषा है वो किस पर आधारित है? भाषा वाक्य पर आधारित है। भाषा के मुख्यतः कितने 4 तत्व होते हैं? ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। इन 4 तत्वों को ही भाषा विज्ञान का 4 अंग माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? तो लघुत्तम इकाई जो है भाषा की वो ध्वनि होती है। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है। भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई पद या रूप है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निकला है। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? बोली, उपभाषा, लिपि, विभाषा। तो कोई भी भाषा हो उसको लिखने का जो ढंग होता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट का ढंग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती हैं। यहाँ पे दिया है कि भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा कौन सा है? तो ये हिंदी है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई। अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? तो लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। और भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मूल संविधान में तो 14 भाषाएं थी, अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 22। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 में बीजी खेत की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में कुल 21 सदस्य थे। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी ऑप्शन दिया गया है। इसमें दिया है कि शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है। तो किनसे? उत्तरी जो शैली है, उत्तरी शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन है कि उत्तरी जो शैली है इसे देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं या 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं में कुटिल लिपि विकसित हुई। कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। यहाँ दिया है क्वेश्चन, पानी की धाराएं जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। व्यक्ति, समाज, भाषा और प्रकृति। तो इनमें से क्या है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है? तो वो है भाषा। भाषा एक ऐसी चीज़ है जो पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। भाषा सब संस्कृत भाष धातु से निकली है जिसका अर्थ है भाष। भाष व्यक्त्यायाम वाच्य अर्थात व्यक्त वाणी। भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। देखिए यहाँ पे इसके संदर्भ में कामतर प्रसाद गुरु के द्वारा कहा गया है कि भाषा एक ऐसा साधन है जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भलीभांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ भी सकते हैं। बाबूराम सक्सेना इन्होंने कहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय जो परिवार है उसका प्रतिशत क्या है? तो भारोपीय का है 73%। भारत में जो बोलने वालों के आधार पर भारोपीय का प्रतिशत 73% है। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोगों द्वारा 45% भारोपीय भाषा बोली जाती है। भारोपीय भाषा परिवार भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली आदि तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती हैं। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जानते हैं। इनके अलावा जो भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और केतुम 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रमुख भाषा परिवारों की संख्या 18 है जो 4 भौगोलिक क्षेत्रों के तहत आते हैं। भाषा का पहला रूप लिखकर दूसरा बोलकर तो तीसरा रूप क्या है? सांकेतिक भाषा। तो भाषा का पहला रूप लिखकर दूसरा बोलकर और तीसरा सांकेतिक भाषा है। इनके 3 रूप होते हैं। 3 रूप में देखें तो मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित कहते हैं। और सांकेतिक जब संकेत इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तो वह सांकेतिक होती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात को कंट्रोल करने वाला जो सिपाही होता है तो वो क्या करता है? सांकेतिक भाषा से अपनी बात को प्रस्तुत करता है। लिपि किसे कहते हैं? इनमें से देखें तो लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि अंकित करने को, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है वही लिपि कहलाते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। राजभाषा आयोग जो है, राजभाषा आयोग इनकी सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया था? तो यह है 344।
राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन अनुच्छेद 344 के तहत किया गया, जबकि अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा एवं अनुच्छेद 345 के तहत राज्यों की राजभाषाएं आती हैं। इनमें ये ध्यान रखिए आप कि 44 भी, 43 और 45, 51 इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। और जो 344 है ये क्या कह रहा है कि ये संसदीय जो समिति है यानी राजभाषा आयोग की सिफारिश पर जो संसदीय समिति के गठन की बात है वो आर्टिकल 344 में है। आर्टिकल 343 के तहत संघ की राजभाषा एवं अनुच्छेद 345 के तहत राज्यों की राजभाषा या राजभाषाएं आती है तथा आर्टिकल 351 के तहत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध हैं। ये बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? तो प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में नांदे नागरी नाम है। ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में नांदे नागरी नाम है। देखिए यहाँ पे तो प्राचीन नागरी जो है इसका दक्षिण भारत में नांदे नागरी नाम है। भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी का प्रयोग 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से लेकर 350 ईस्वी तक होता रहा है। इसके बाद 2 शैलियों का विकास हुआ, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से 4वीं सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ जो 8वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। प्राचीन नागरी का क्षेत्र उत्तर भारत माना जाता है किंतु दक्षिण भारत के कुछ भागों में भी यह मिलती है। दक्षिण भारत में इसका नाम नागरी ना होकर नांदे नागरी है। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट कराया? तो कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सबसे पहले आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? विलियम जोन्स, वीम्स, ग्रियर्सन, हानले। तो देखिए भारतीय आर्य भाषा के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का जो ध्यान आकृष्ट कराने का श्रेय ये हार्नले को है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण हार्नले ने 1880 ईस्वी में किया। इन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 भागों में बांटा: पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो यह है अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा जो है इसको प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग जो है 6वीं सदी से होने लगा था। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। मैथिली बोली का विकास बिहारी हिंदी से हुआ है। बघेली बोली को अवधि का दक्षिणी शाखा किसने कहा? तो ये जो बघेली बोली है ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि जो बघेली बोली है इसको अवधि की दक्षिणी शाखा किसने माना? हरदेव बारी ने, भोलानाथ तिवारी ने, कामता प्रसाद ने, ग्रियर्सन ने। तो हरदेव बारी ने बघेली बोली को अवधि का दक्षिणी शाखा कहा और बाबूराम सक्सेना बघेली को अवधि की ही एक उपबोली मानते हैं। अवधी बघेली तथा छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के तहत आती हैं। बघेली बोली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? देखिए यहाँ पे विशेषता दिया है जो बघेली बोली इसकी प्रमुख विशेषताओं में अवधि का वा बघेली में वा हो जाता है। विशेषणों में हा प्रत्यय का प्रयोग अधिक होता है। बघेली में अधिकांशतः आदिवासियों की शब्दावली प्रयुक्त होती है। इसकी मुख्य बोलियां तिरहारी, जुंडार, गहोरा आदि है। ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? तो इसमें जो दिया है ब्रजबुली ये किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? असमी, भोजपुरी, ब्रज भाषा, बांग्ला। तो ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? बांग्ला का। ब्रजबुली बांग्ला भाषा का एक कृत्रिम रूप है। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ब्रजबुली जो है इसकी उत्पत्ति अवहट्ट से हुई माना जाता है कि इस भाषा में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। अतः कृष्ण की लीलाएं व्रज के साथ इसका संबंध जोड़ इस भाषा को ब्रजबोली समझा गया है, जो बांग्ला के उच्चारण की विशेषता के कारण ब्रजबोली बन गया है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की उपबोली तथा भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी की उपबोली है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है? तो इनमें से किसका संबंध जो है मागधी अपभ्रंश से नहीं है? मराठी का। मराठी का संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है। मराठी का संबंध महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से है। मागधी अपभ्रंश में देखें तो बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। सौरसेनी अपभ्रंश में पाई हिंदी, ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, राजस्थानी, गुजराती। आर्ध मागधी में पूर्वी हिंदी, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? तो कौन सी इसमें पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज भाषा, मगही, खड़ी बोली, बुंदेली। तो इनमें देखिए जो मगही है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेली है। मगही जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यह बिहारी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली में कौरवी,
खड़ी या कौरबी बोली, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। बिहारी हिंदी की बोलियों में भोजपुरी, मगही और मैथिली है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा? तो ये है आर्टिकल 343 क्लॉज 2। देखिए आर्टिकल 343 क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा की बात की गई है, जिसकी खंड 1 जो है अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी तथा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मानने की बात है। आर्टिकल 351 में भारतीय संघ के कर्तव्य के रूप में हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान भी है। कौन सी लिपि ऐसी है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो कौन सी ऐसी लिपि जो दाईं से बाईं लिखी जाती है? फारसी है, रोमन है, देवनागरी है और रूसी है। तो ये है फारसी। फारसी भी देखिए आपको खरोष्टी लिपि भी देखते हैं तो दाईं से बाईं ओर ये लिखी जाती हैं, दाहिने से बाएं। जबकि जो देवनागरी है, रोमन है और रूसी है, ये ध्यान देना आपको कि देवनागरी और रोमन और रूसी ये जो है बाएं से दाएं लिखे जाते हैं, लेकिन फारसी जो है दाहिने से बाएं लिखे जाते हैं। कौन सी भाषा जो है द्रविड़ परिवार की इनमें से नहीं है? कन्नड़, बंगाली, मलयालम, तेलुगु। इन चारों में से हमें ये देखना है कि कौन सी द्रविड़ परिवार की नहीं है। तो कन्नड़, मलयालम, तेलुगु तो होगा ही। जो बंगाली है ये भारोपीय भाषा परिवार की तहत आता है बंगाली। बाकी कन्नड़, मलयालम, तेलुगु द्रविड़ में आते हैं। भारत की जो संपर्क सूत्र स्थापित करने वाली भाषा है वो कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, उर्दू। तो इनमें से कौन सा है? तो भारत की जो संपर्क भाषा हिंदी है। जबकि विश्व की संपर्क भाषा, अगर भारत में अगर आपको संपर्क स्थापित करना है एक जगह से दूसरी जगह तो उसके लिए हिंदी है। जबकि विश्व में संपर्क स्थापित करने के लिए अंग्रेजी भाषा है। अलग अलग मातृभाषा भाषी क्षेत्रों के मध्य संपर्क साधने वाली भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? जर्मन, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी। इनमें से कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती? तो चीनी। चीनी भाषा जो है ये रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है, बल्कि चीनी भाषा मंदारिन की लिपि चित्रात्मक लिपि है। जबकि जर्मन, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी तीनों ही रोमन लिपि हैं। तो कौन कौन से हैं? ये जर्मन है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी, ये तीनों ही रोमन लिपि हैं। हिंदी की लिपि कहलाती है, इनमें से हिंदी की रोमन, ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी। तो इसमें हिंदी की लिपि कौन सी कहलाती है? देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी कहलाती है। इस लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं लिखी जाती हैं। तो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, और इस लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन तथा पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। बघेली बोली का क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो रीवा। बघेली बोली का क्षेत्र रीवा है। रीवा के अलावा जबलपुर, मंडला तथा मिर्जापुर भी बघेली बोली के क्षेत्र हैं। बघेली बोली पूर्वी हिंदी के तहत आती है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? तो यह है पूर्वी हिंदी से। बघेली बोली का जो संबंध है, बघेली बोली का संबंध जो है ये पूर्वी हिंदी से है। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास हुआ है। जबकि पहाड़ी हिंदी से गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली का, और पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी है, कन्नौजी है, बुंदेली है, इनका विकास हुआ है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? तो देखिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग, या वैज्ञानिक ज्ञान आयोग, या शब्दावली आयोग। तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने जो सन 1961 में उसका नाम क्या आयोग का? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, इसको स्थापित किया था। हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं पश्चिमी हिंदी। हिंदी प्रदेश का जो पश्चिम भाग है वहाँ पे जो बोलियां हैं उन बोलियों के सामूहिक नाम को पश्चिमी हिंदी कहते हैं, है ना। तो स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को पश्चिमी हिंदी, जिसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी ये सभी आते हैं। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली हिंदी, अवधी, बांगरू।
तो इनमें से जो मानक हिंदी है वो उसका विकास किस बोली से हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी से हुआ है, जबकि अन्य बोलियां ब्रजभाषा, बांगरू तथा अवधी से मानक हिंदी का विकास नहीं हुआ है। खड़ी बोली जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आसपास की प्रमुख क्षेत्रीय बोली है तथा वहाँ की ग्रामीण जनता द्वारा ये अधिकांशतः बोली जाती है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी इनमें से किसका पर्याय बनी? पढ़े लिखे भारत का, राष्ट्रीय एकता का, शिक्षित भारत का, देश भर के संपर्क का। तो जो स्वाधीनता आंदोलन है उसके दौरान हिंदी जो है वो किसके पर्याय के रूप में देखी जाती है? तो ये राष्ट्रीय एकता। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी जो है वो राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की एकता के लिए हिंदी को हथियार बनाया और स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। वर्तमान हिंदी का जो खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा? तो वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग ज़्यादा होता था, है ना। तो वर्तमान हिंदी का जो खड़ी बोली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग होता है, अन्य सभी तर्क जो है त्रुटिपूर्ण है। व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाता है? ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पे, वाक्य रचना के स्तर पे, शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पे, लिपि तथा वर्तनी के स्तर पे। व्याकरण में जो है भाषा का विश्लेषण शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर नहीं किया जाता है, क्योंकि व्याकरण में भाषा का विश्लेषण ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर, वाक्य रचना के स्तर पर, लिपि तथा वर्तनी के स्तर पर किया जाता है। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से जुड़ी नहीं है? जयपुरी, मेवाती, मगही, मारवाड़ी। तो ये मगही है। मगही बोली का संबंध जो है ये बिहारी उपभाषा से है। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके तहत 3 बोलियां आती हैं, मगही, भोजपुरी, मैथिली। राजस्थानी उपभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके तहत 4 बोलियां आती हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो बिहारी है, बांग्ला है, उड़िया, असमिया, इनका जो जन्म हुआ है ये मागधी से हुआ है। यहाँ पे देखिए क्रमशः आपको अपभ्रंश और उपभाषाएं दी गई हैं। जैसे मागधी से जो उपभाषाएं हैं मागधी से, वो है बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पैसाची से पंजाबी, लहदा। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से शुरू हुआ? अपभ्रंश का तो ये 6ठी सदी से हुआ है। भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6ठी शताब्दी से हुआ है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। भाषा विकास क्रम में संस्कृत, पाली और प्राकृत के बाद अपभ्रंश का ही स्थान है। इसी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा काल 500 ईस्वी से 1000 तक माना गया और अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा की संज्ञा भी दी जाती है। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ? पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास देखने को मिलता है? तो मानक हिंदी का, है ना। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से मानक हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी का विकास हुआ। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए दिया है कि जो भाषा के संदर्भ में देखें तो इसके व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को मानक भाषा कहा जाता है। सर्वसाधारण में बोली जाने वाली भाषा को लोक भाषा तथा लोक भाषा की कविता में प्रयुक्त भाषा को काव्य भाषा या साहित्यिक भाषा भी कहते हैं। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? मानक हिंदी में 10 कारकों के लिए विभक्ति चिन्ह निश्चित है। मानक हिंदी की वाक्य संरचना में समानता, पहले क्रिया फिर कर्ता और अंत में कर्म आता है। मानक हिंदी में केवल एक वचन होता है। व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों ही प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः दिया है जो मानक हिंदी है, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में सही तथ्य क्या है? व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किनकी सक्रिय भूमिका रही? तो ये सक्रिय भूमिका स्वामी दयानंद सरस्वती की रही। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में दयानंद सरस्वती की सक्रिय भूमिका रही। इनकी प्रमुख कृति सत्यार्थ प्रकाश थे। स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? तो तिलक हैं, पुराणकर हैं, महात्मा गांधी हैं, गोपालाचारी हैं। तो किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा बना? स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए महात्मा गांधी के सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई। तो ये गांधी जी थे और इनकी स्थापना इसकी जो है स्वाधीनता आंदोलन जब दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा गांधी जी के सुझाव पे बना तो ये मद्रास में स्थापित हुआ। अब ये जो है चेन्नई में बढ़ता है। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य में बोलचाल की, संविधान की भाषा, राष्ट्रभाषा।
देखिए जो ये राजभाषा होता है, ये जो हमारे राजभाषा का तात्पर्य है जो सरकारी कार्यालय हैं इनकी जो भाषा है। भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा का गौरव हिंदी भाषा को प्राप्त है। हिंदी को ही 14 सितंबर 1949 ईस्वी में राजभाषा घोषित किया गया। अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 में यह घोषणा की गई कि भारत की राजभाषा हिंदी व इसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में सब कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होती हैं? 43 में कहा गया, 346 में, 344 में, 348 में, किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 348 के अनुसार भारतीय संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में सब कार्रवाई अंग्रेजी में होता है। ये 348 में कहा गया है। इसके अलावा संयुक्त राज्यों के स्तर पर सभी विधेयक, संशोधन, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम यही सब होंगे। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। और 344 में कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का प्रगठन का प्रावधान है। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना है। पश्चिमी पहाड़ी है ना, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी, मगही। तो देखिए निम्नलिखित बोलियों का अगर सही क्रम मिला है तो यहाँ पे पश्चिमी पहाड़ी, तो पश्चिमी पहाड़ी जो है ये शिमला, मध्यवर्ती में गढ़वाल, भोजपुरी ये गाजीपुरी और ये जो है गाजीपुर, और मगही पटना। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? भोजपुरी, मैथिली, मगही, छत्तीसगढ़ी। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो बिहारी हिंदी में नहीं आता है? तो ये है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो बोली है ये बिहारी हिंदी के तहत नहीं आती, बल्कि छत्तीसगढ़ी बोली बिहारी हिंदी के तहत नहीं आती, बल्कि यह पूर्वी हिंदी के तहत आती है। और पूर्वी हिंदी के तहत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। जबकि भोजपुरी जो है और मगही और मैथिली ये बिहारी हिंदी के तहत आती हैं। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस आर्टिकल में दिया है? कि हिंदी पर जो सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व ये है आर्टिकल 351। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के 351 आर्टिकल में दिया गया है। 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और 349 ये भाषा संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने का विशेष प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में है? तो ये है नेपाली। नेपाली जो है ये भाषा संविधान की कौन सी सूची में? तो 8वीं सूची में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है था। 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? राजस्थान की नहीं है, तो ये है मलयाली। मलयाली राजस्थान की बोली नहीं है, एक लुप्तप्राय भाषा है। सौरसेनी ब्रज से निकली भाषाएं कौन सी हैं? तो सौरसेनी से है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। राजस्थानी बोली के तहत मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी आती हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में कौन सी आती है? तो पश्चिमी हिंदी में कौरवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो ये किससे बना है? भाष से। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचार और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण भी दिए हैं। जैसे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए जो व्यक्त ध्वनि संकेत है उनका जो व्यवहार होता है वो भी भाषा ही कहलाता है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है, वो कैसे है? तो ये है स्वर पहले बाद में व्यंजन। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है, इसमें स्वर पहले तथा व्यंजन बाद में आते हैं। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं शताब्दी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी देवनागरी कहते हैं। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं से 8वीं सदी ईस्वी के एक शिलालेख में हुआ है। देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है, अंग्रेजी जैसे मूक वर्ण देवनागरी में नहीं। अंग्रेजी के मूक वर्ण कौन से हैं? तो ये है देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है, अंग्रेजी जैसे मूक वर्ण देवनागरी में नहीं। अंग्रेजी के मूक वर्ण हाफ में यल तथा नाइब में के मूक वर्ण है। निम्न अंकों को क्या कहा जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 में? तो ये अंतर्राष्ट्रीय अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 अंकों को अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है। आर्टिकल 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप जो है अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
तो यहाँ पे हमने कुल 50 क्वेश्चन भाषा साहित्य संबंधी किए हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहता होगा और प्लीज़ चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।